प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का 7वां भाग है। यह टॉपिक आज सन 1905 ईस्वी के रूसी क्रांति पर आधारित है। आज आप सन 1905 ईस्वी में रूस में जो एक क्रांति हुई थी, छोटी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भाई बहनों, कोई भी क्रांति केवल युद्ध नहीं कहलाती। यानी क्रांति का मतलब केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि क्रांति से तात्पर्य प्राचीन काल से चली आ रही किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होता है। अर्थात क्रांति केवल युद्ध नहीं, बल्कि प्राचीन व्यवस्था में परिवर्तन की एक मांग है। क्रांति एक सामाजिक मांग होती है। जो समाज सामूहिक रूप से और उस समय जो सरकार होती है, उस सरकार के समक्ष लेकर प्रस्तुत होती है, और उसके बाद में यदि सरकार स्वेच्छा से उस सामूहिक मांग को मान लेता है तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है। यदि नहीं मानता है तो वही विद्रोह धीरे धीरे और आवेश, क्रोध धीरे धीरे जनता में बढ़ता है। जनता उग्र होती है और जाकर के आगे खून खराबा होता है, युद्ध होता है, और अंततः उस व्यवस्था में परिवर्तन होता ही है। क्योंकि व्यक्ति की मांग नहीं पूरी हो सकती, लेकिन समाज की मांग, जब समाज की सामूहिक मांग होती है तो वह निश्चित रूप से आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन वह पूरा होगी और उसे पूरा करना पड़ेगा। चाहे जो शासन हो या व्यवस्थापक हो या सरकार हो, चाहे उसे नष्ट क्यों ना हो जाना पड़े, लेकिन समाज की मांग को पूरा करना पड़ेगा। बशर्ते समाज में और समाज की मांग में ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए। अगर बल है, अगर ताकत है समाज की मांग में, तो निश्चित उसे पूरा करना ही पड़ेगा, वह पूरा ही होगा। तो इस प्रकार से रूस की जो सन 1905 ईस्वी की क्रांति थी, वह एक प्रकार की सामाजिक मांग थी और आगे नहीं पूरा किया गया। तो इसके पश्चात सन 1917 ईस्वी में आपने पढ़ा ही है क्या असर हुआ। उस जार का उसे विवश होकर के भागना पड़ा। तो सन 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के अनेक ऐसे कारण हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। उन प्रमुख कारणों का हम आज चर्चा कर रहे हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, और लिखा गया है। पहला है रूस का औद्योगिक विकास। भाई बहनों, रूस में सन 1881 ईस्वी में अलेक्जेंडर तृतीय ये जार बना और वह घोर निरंकुश अत्याचारी शासक था। फिर भी रूस के विकास के लिए उसने उद्योगों की स्थापना की, और उद्योगों की स्थापना करने के बाद रूस में अनेक कल कारखाने, मशीनरी कारखाने, उद्योग स्थापित हुए। कल कारखाने अर्थात मशीनरी युक्त कारखाने स्थापित हुए। उसमें काम करने के लिए, क्योंकि यह सारा काम मशीन ही नहीं करती, उसमें व्यक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें काम करने के लिए गांव-गांव से और मजदूरों को बुलाया गया, उनको काम दिया गया। वो काम करने लगे, 12 से 15 घंटे काम करते थे, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं थी वो अधूरी ही रहती थी। उनको उतने पारिश्रमिक मिलता था। तो प्रारंभ में वो झोपड़पट्टी में रहते थे, धीरे धीरे और उन समूह में रहने लगे। उनकी मांग बढ़ने लगी, कुछ मांगे उनकी पूरी हुई, वो अब और
नगर बसा लिए, उनका एक समूह सामूहिक नगर बस गया, उनका रहन सहन भी बदल गया और रहन सहन बदलने के कारण उनके सोच में भी परिवर्तन आ गया। अब वो गांव के सीधे साधे जनता नहीं रहे कि गांव की सीधी साधी जनता जो आप समझा दीजिए वो समझ गए। उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे, चट्टी चौराहे पर, चाय की दुकानों पर तमाम प्रकार की बातें होने लगी, जार के विरोध में, जार के अत्याचारों के संबंध में और उद्योगों की स्थापना के संबंध में भी अनेक बातें होने लगी। अपने अधिकारों को वो जान गए और अधिकारों की मांग के लिए वो तत्पर हुए और जगह जगह उन्होंने हड़ताल किए, जिससे आगे आने वाले जो शासक जार निकोलस द्वितीय हुआ, जो 1894 ईस्वी में अपने पिता अलेक्जेंडर तृतीय के बाद शासक बना, उसके लिए अनेक कठिनाई उत्पन्न हुई। ये जो औद्योगिकरण हुआ, तो औद्योगिकरण से और रूस की जनता में एक चेतना आई, अपने अधिकारों को जानने समझने, उसके लिए लड़ने की एक चेतना जागृत हुई। तो इस प्रकार से सन 1905 ईस्वी की क्रांति के लिए यह एक पृष्ठभूमि का काम की, एक बैकग्राउंड का काम किया, ये रूस का औद्योगिकरण। तो पहला कार्य रूस का औद्योगिकरण। दूसरा निरंकुश जारशाही। हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर तृतीय जो 1881 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक रूस में जार के पद पर रहा, जार अर्थात राजा, रूस में जार, राजा को जार कहते थे, तो जार के पद पर रहा। उसका अत्याचार तो अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उसका पुत्र जब 1894 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद और जार की गद्दी पर बैठा, तो जनता उससे अपेक्षाएं लिए खड़ी थी, उससे अपेक्षाएं कर रही थी कि अब हमारे अत्याचारों में कमी आएगी और हमें कुछ स्वतंत्रता मिलेगी, हमारा विकास होगा, ऐसी अपेक्षा लेकर के जार निकोलस द्वितीय से जनता खड़ी थी। लेकिन जब वह गद्दी पर बैठा तो अपनी शपथ में उसने दोहराया कि मैं वर्षों से चली आ रही और अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करूंगा और उसकी दृढ़ता से और उसका पालन करने का प्रयास करूंगा। उन परंपराओं में मैं कोई भी परिवर्तन नहीं करूंगा। जो परंपराएं अत्याचारवादी परंपराएं थी जार वंशीय शासकों में, उन जार वंशीय शासकों की परंपराओं में यह निकोलस द्वितीय कोई परिवर्तन करने वाला नहीं था, बल्कि उसको और दृढ़ता से, कठोरता से, दृढ़ता अर्थात कठोरता से पालन करने वाला था। तो इस प्रकार से जनता की अपेक्षाओं पर पानी फिर गया, उनके अपेक्षाओं पर तुषारपात हो गया और आगे उसने अत्याचार करना बंद नहीं किया, बल्कि उससे भी अधिक अत्याचार करना प्रारंभ किया। साथ ही वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वह यूं कह लीजिए मूढ़ी, अयोग्य व्यक्ति था। कब उसके दिमाग में क्या विचार आ जाए और वह क्या कर डाले, ऐसा कोई निश्चित नहीं था। उसकी पत्नी जरीना का प्रभाव उस पर अधिक था और उसके कुछ मंत्री थे, प्लेहनेव, रोमनोव और ऐसे स्टालिन, कुछ ऐसे मंत्री थे और कुछ ऐसे पादरी थे जिनका प्रभाव उस पर अधिक रहता था और उनके विचारों से वह अपनी सरकार, अपना राजतंत्र चलाता था। तो इसलिए उन विचारों से जब सरकार वह चलाता था तो उनके विचार घोर प्रतिक्रियावादी थे। उनके विचारों से रूस में और शिक्षण संस्थाओं में अनेक गुप्तचर स्थापित हुए। प्रेस की स्वतंत्रता पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। अनेक ऐसे कार्य किए जिससे जनता की स्वतंत्रता छीन गई और जो विरोध करता था उसे रूस के सजा स्वरूप रूस के उत्तरी भाग में
साइबेरिया अर्थात ठंडे प्रदेशों में निर्वासन कर दिया था और वह ठंड के कारण वहां या तो कठोरता पूर्वक जीवन व्यतीत करता था अथवा नहीं व्यतीत कर पाता था तो वह मर जाता था। तो इस प्रकार से सजा स्वरूप साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों में कानूनों का उल्लंघन करने के वाले व्यक्तियों को और उसके विचारों को न मानने वाले व्यक्तियों को साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों में सजा स्वरूप भेज दिया। तो ऐसा निरंकुश जारशाही। इसके बाद जो आपका आता है अगला, ये रूसी जातियों पर अत्याचार। रूस में ऐसे अनेक यहूदी, पोल, फिन यहूदी, ऐसे अनेक जो विदेशी जातियां आकर के बस गई थी, उन जातियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार जार के मंत्री, जार के पदाधिकारी करते रहते थे और जार की इच्छाओं के अनुसार करते थे। जार का यह विचार था कि ये जो बाहर से आए हुए जातियां हैं, इन जातियों को रूसी परंपरा के अनुसार ढाल दिया जाए, जबकि वे जातियां अपनी परंपरा, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति अत्यंत कट्टर थे और उसका कठोरता से पालन करती थी जातियां। परंतु अपने अत्याचारों के कारण, अपने घोर प्रतिक्रियावादी विचारों के कारण जार और उसके पदाधिकारी उनको रूसी परंपराओं का पालन करने के लिए जोर देती थी, जिससे वो अपने और विरोध का झंडा और प्रबल किए और आगे चल करके उस क्रांति को हवा दिया, उस क्रांति को बलवती किया। अगला बौद्धिक क्रांति। हम सभी जानते हैं कि जो बौद्धिक वर्ग होता है वह किसी के अत्याचार को सहन नहीं करता और बौद्धिक वर्ग को अगर संतुष्ट करना है तो अपने अच्छे नेक विचारों से संतुष्ट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो वह कुछ बोलेंगे नहीं आपके अत्याचारों के विरोध में। वह जनता में, समाज में आपके विरोध की एक लहर दौड़ा देंगे, आपके विरोध की ज्वाला भड़का देंगे। वो आपसे कुछ बोलेंगे नहीं। अर्थात जो जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश प्रशासन था, जो राजा के दैवीय सिद्धांत का पालन करने वाला व्यक्ति था, जार निकोलस द्वितीय निरंकुश हो चुका था। तो जो बौद्धिक वर्ग जैसे लेखक, शिक्षक, चिकित्सक, दार्शनिक, विचारक, ये जो वर्ग थे, ये वर्ग उसके निरंकुशता का खुला विरोध नहीं करते थे, बल्कि जनता में अपने लेखों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से वह जनता में अच्छाई प्रवेश कर रहे थे, अर्थात उनके अधिकारों को बता रहे थे और देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह बता रहे थे। धीरे धीरे इन्हीं बातों को सुन करके, इन्हीं बातों को पढ़ करके रूस की जनता अपने देश के विकास के लिए और अपने विकास के लिए जार निकोलस द्वितीय के अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हुई और बुलंद का झंडा और विरोध का झंडा बुलंद किया, क्रांति को बल दिया। तो इस प्रकार से 1905 की रूसी क्रांति में जो बौद्धिक वर्गों में जो दार्शनिक थे, टॉलस्टॉय थे और दास्तावेस्की थे, मैक्सिको गोपी थे, ऐसे मैक्सिको गोपी, टॉलस्टॉय, दास्तावेस्की, ये जो रूस के प्रमुख दार्शनिक विचारक थे और कुछ ऐसे शिक्षक थे, इन लोगों के माध्यम से रूस की क्रांति को एक बौद्धिक बल मिला। अगला है विभिन्न राजनीतिक दलों का उदय। हम सभी जानते हैं रूस में कार्ल मार्क्स के विचारों वाली एक पार्टी गठित हुई थी कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में, जिसको कहते थे और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी प्रजातांत्रिक, रूसी प्रजातांत्रिक समाजवादी दल। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रूसी प्रजातांत्रिक समाजवादी दल, ये कार्ल मार्क्स ने रूस में इस पार्टी की स्थापना किया था।
और इस प्रकार से रूस में एक राजनीतिक विकल्प तैयार हो रहा था जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध में। ड्यूमा की स्थापना हो गई थी। ड्यूमा की स्थापना जो रूस की संसद है, रूस की संसद ड्यूमा की आगे चल करके इसी प्रजातांत्रिक दल के और पैरेलल इसी प्रजातांत्रिक दल के प्रयास थे और उसकी स्थापना हुई। तो एक जार का विकल्प जो देश को ठीक दिशा प्रदान कर सके, जो देश को और ठीक प्रकार से वहां का प्रशासन चला सके, ऐसा एक विकल्प रूसी प्रजातांत्रिक दल एक राजनीतिक दल के रूप में उभर रहा था और उसके नेतृत्व में तमाम ऐसे राजनीतिक कार्य हुए। आगे चल करके उस दल का दो भाग हुआ। एक दल मेनसेविक दल हुआ जिसका नेतृत्व केरेंस्की कर रहा था जो कार्ल मार्क्स के शिष्य थे, और दूसरे का नेतृत्व लेनिन कर रहा था जिसका नाम बोल्शेविक दल था। यह भी कार्ल मार्क्स का शिष्य था। और आगे इन दोनों के नेतृत्व में रूस में हम सभी पढ़े हैं इसके पहले किस प्रकार से रूस के जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हुआ, उसे अपने पद को त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। मजदूरों का एक संगठन तैयार हो गया और आगे इन दोनों के नेतृत्व में बारी बारी से दोनों में आपस में मतभेद रहा, लेकिन देश के लिए दोनों लड़े और देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने काम किया। भले ही दोनों के विचारों में मतभेद रहा हो, दोनों में केरेंस्की और लेनिन में लड़ाई हुआ हो, लेकिन देश के लिए दोनों एक थे। उनका व्यक्तिगत चरित्र ठीक नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र देश के लिए ठीक था और लड़ करके रूस में अत्याचार के शासन का अंत किया और आगे समाजवादी सरकार की स्थापना। इस प्रकार से राजनीतिक दल की एक प्रमुख भूमिका देश के निर्माण में होती है। वो रूस में रूसी प्रजातांत्रिक दल, सोशल डेमोक्रेटिक दल और उसके बाद बोल्शेविक और मेंशेविक दलों ने किया। आगे रूस जापान सन 1904 ईस्वी में और जार निकोलस द्वितीय की महत्वाकांक्षाओं को लेकर के और रूस में जापान के साथ युद्ध हुआ और यह युद्ध केवल मंचूरिया और कोरिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए हुआ था, और जबकि मंचूरिया और कोरिया को जापान ने चीन से जीता था और जार निकोलस द्वितीय यह चाहता था कि वो मंचूरिया और कोरिया को जापान को हम पराजित करके ले लें। यह युद्ध निरुद्देश्य था। जनता नहीं चाहती थी कि हमें इतने बड़े क्षेत्र, हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन हमसे संभल नहीं रहा है, हम दूसरे क्षेत्र को जीत करके और अपने क्षेत्र में मिला है, ऐसा जनता नहीं चाहती थी। जनता उसी क्षेत्र का विकास करना चाहती थी, जो राजनीतिक दल थे उसी क्षेत्र का विकास करना चाहता था, लेकिन जार निकोलस द्वितीय अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने मंत्रियों के मंत्रणाओं के वश में था और उसने युद्ध किया। युद्ध में पराजय भी हुई और युद्ध में पराजय तो हुई, लेकिन जो युद्ध हुआ, युद्ध में जो खर्चा आया, उस खर्चे का बोझ जनता को चुकाना पड़ा। नए नए कर देना पड़ा जनता को, नए कर लागू हुए और अनेक उपहार सैनिकों को दिए जनता ने देशभक्ति के भाव से। लेकिन क्या हुआ, उन उपहारों को और उन उपहारों को, जनता द्वारा दिए गए उपहारों को बाजारों में, रूस की सड़कों पर, रूस की बाजारों में खुलेआम बेचा जा रहा था, सैनिकों को नहीं मिला। इतना अधिक भ्रष्टाचार उस जार निकोलस द्वितीय की सरकार में था। तो ये सारी चीजें जो थी वो जनता देख रही थी और जनता देखने के बाद जार के विरुद्ध में खड़ी हुई और अपने स्वर को बुलंद किया, उसके विरोध में अंत में क्रांति किया और क्रांति का परिणाम जार निकोलस द्वितीय का, उसके शासन का अंत हुआ। आगे जो तत्कालिक घटना थी वो खूनी रविवार की घटना थी। आपने पढ़ा है इसके पूर्व। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी सन 1905 ईस्वी को रविवार के दिन हुआ। चूंकि उस दिन रविवार था इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उस दिन पादरी गोपेन के नेतृत्व में और रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग शहर में उसके महल के सामने, उसका महल विंटर पैलेस
नाम से था, उसके महल के सामने और कामगारों मजदूरों का एक दल अपने अधिकारों की मांग के लिए एकत्रित हुआ, लेकिन जार निकोलस द्वितीय उनके मांग को सुने बिना ही उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। और उस खून खराबे को खूनी रविवार के नाम से हम सभी जानते हैं। तो यह तात्कालिक घटना थी। अंत में राजा को यानी जार को उसका पटाक्षेप करना पड़ा, और पटाक्षेप में उसने यह कहा कि मैं समझा कि वह महल पर और हमला करने आ रहे हैं, इसलिए मैंने भूलवश उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, अपनी सुरक्षा के लिए, महल की सुरक्षा के लिए। लेकिन यद्यपि यह क्रांति राजा के पटाक्षेप से जनता शांत हुई, परंतु यह क्रांति कुछ लोग कहते हैं असफल हो गई या सफल नहीं रही। आगे 1917 ईस्वी की क्रांति की है नींव तैयार हुई, जिसके बल पर 1917 ईस्वी में और जार के महल, उसके शासन, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया लोगों ने। तो इस प्रकार से यह क्रांति असफल होते हुए भी आने वाली क्रांति के लिए एक नींव तैयार की, एक पेज तैयार की। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने सन 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों पर चर्चा सुना। इसको हम लेख के माध्यम से भेज रहे हैं, उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे सुनिएगा, समझिएगा, इस पर विचार करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।